हेलो बच्चे, वेलकम बैक। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आज हमारा लेक्चर नंबर 4 3D का। तो पिछले वाले पार्ट में हमने 3D के अंदर देख लिया था कि कोई भी 3D में हमें लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो हमारे पास में गिवन इन्फॉर्मेशन में पॉइंट और डायरेक्शन होना चाहिए। उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल पे डिस्कस किए थे। अब उसको नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि यदि हमारे पास में कोई लाइन आ जाए तो उस लाइन के ऊपर कोई पैरामीट्रिक पॉइंट कैसे लेना होगा। फिर आगे देखेंगे दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो पॉइंट निकालने का मेथड क्या रहेगा। और फिर आखिरी में देखेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज फाइंड आउट करना किसी भी पॉइंट का अलोंग द लाइन। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से फर्स्ट से। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और जो बच्चे नीडी हैं उन तक जरूर पहुँचाना। अब सबसे पहले देखेंगे हमें कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ ए लाइन का मीनिंग क्या होता है। तो उसका मीनिंग अगर समझना हो तो ऐसे समझिए कि जैसे कोई मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर, ठीक है, इस लाइन के ऊपर मुझे कोई अगर पॉइंट लेना है, जनरल पॉइंट जिसको मैं पी से डिनोट करता हूँ, तो मैं इस पॉइंट को एक्स वाई जेड के रूप देता हूँ। तो ये एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू इन टर्म ऑफ x1 एंड ए के फॉर्म में क्या आनी चाहिए तो वो लिखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आइडिया आपको इसका पिछले लेक्चर के अंदर दे रखा था। उसको लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले जो लाइन की इक्वेशन है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो ठीक है, नहीं तो पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। हमको वेक्टर से पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है तो इजीली हम लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले x माइनस x1 अपॉन ए, इसको लैम्डा के इक्वल टू रखो और यहाँ से आप अब ये फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करना है। किसको, यहाँ पे अगर कुछ भी इक्वल टू नहीं है तो आप उसको लैम्डा के इक्वल टू लिखते हो। इनको कंपेयर करके यहाँ से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर x की वैल्यू लिखेंगे तो आपको इजीली लिखने में आएगी a लैम्डा प्लस x1। ठीक है, ऐसे ही y माइनस y1 अपॉन बी, जिसको वो लैम्डा के इक्वल टू लिखेंगे तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिलेगी। क्या वैल्यू मिलेगी, b लैम्डा प्लस y1। ठीक है, और ऐसे z माइनस z1 अपॉन सी, इसकी वैल्यू लैम्डा है तो इसको मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे z1 की वैल्यू मिल जाएगी c लैम्डा प्लस z। अब ये x y z की वैल्यू है, यही मेरे पास क्या आएंगे, किसी भी जनरल पॉइंट के पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट आएंगे। क्या आएंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट। तो a लैम्डा प्लस x1, b लैम्डा प्लस y1 और c लैम्डा प्लस z1 के फॉर्म में कोई पॉइंट को लिखते हैं तो ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन कहलाता है। अब आप खुद सोचिए, ये जो लाइन पास हो रही है ये कहाँ से पास हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए ये जिस पॉइंट से पास हो रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं अपन x1 y1 और z1। इसको मैं a बोल देता हूँ। ये p पॉइंट है, ये जनरल पॉइंट है। अब यहाँ पे लैम्डा का क्या रोल है, लैम्डा इस p पॉइंट की कंट्रोलिंग करता है। ये पॉइंट नजदीक होगा कि दूर होगा, ये सब कंट्रोलिंग किसके हाथ में, लैम्डा के हाथ में। तो लैम्डा की वैल्यू अलग अलग रखते जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग पी की पोजीशन मिलती जाएगी और उन सभी पॉइंट से हमें एक लाइन का लोकस बनता है। ठीक है, तो आप इस तरह से कोई भी रैंडम पॉइंट अगर लाइन के ऊपर एज्यूम करना हो तो उसको एज्यूम करोगे। अब आगे इसी के कॉन्सेप्ट से हमें दो लाइन का इंटरसेक्शन निकालना भी सीखना है। तो अगर दो लाइन है तो दो लाइन बेसिकली 3D के अंदर इंटरसेक्ट करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है, मैंने क्या बोला, दो लाइन 3D के अंदर इंटरसेक्ट करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड आउट करते हैं उस मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे आपको दो लाइन गिवन होगी, दो लाइन की इक्वेशन हमेशा ही गिवन होगी, तभी तो आप इसका इंटरसेक्शन निकालोगे। अगर लाइन की इक्वेशन ही नहीं गिवन है तो आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकाल सकते हो। तो आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं कहीं दो लाइन गिवन होगी, अब उनका इंटरसेक्शन हो रहा है, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को फाइंड आउट करना है। तो उसका मेथड क्या रहता है, तो उसका मेथड रहता है, सबसे पहले आप स्टेप लिख लो। स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, हम सबसे पहले दोनों लाइन पर एक पॉइंट एज्यूम करते हैं। हम पहली वाली लाइन पे एक पॉइंट एज्यूम करते हैं P, क्या करते हैं
तो आप सबसे पहले एक एज्यूम करें पॉइंट, एज्यूम पॉइंट पी। अब पी पॉइंट क्या आएगा बताओ, जस्ट हमने पिछले वाले केस में देखा था। तो इस लाइन के ऊपर मुझे पॉइंट लेना है, तो मैं इसको लैम्डा के इक्वल टू रखूंगा, और दो लाइन है तो इसके लिए म्यू के इक्वल टू रखेंगे, ठीक है, लैम्डा और म्यू के इक्वल टू रखेंगे, और हमें पॉइंट एज्यूम करना है पहली वाली लाइन पे पी पॉइंट। तो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, तो आपको ध्यान हो, जस्ट पिछले वाले केस में हमने लिखा है क्या पॉइंट आए हमारे पास में, ए लैम्डा प्लस x1, बी लैम्डा प्लस y1, सी लैम्डा प्लस z1। यहाँ पे ए बी सी की जगह a1 b1 c1 है, तो ये a1 लैम्डा प्लस x1, b1 लैम्डा प्लस y1 और c1 लैम्डा प्लस z1, ये पॉइंट आ जाएगा। एंड क्यू ये किस पे एज्यूम करना है, अच्छा ये ध्यान रखो, ये वाला जो पॉइंट है ये एज्यूम किया हमने लाइन L1 पे, यानी P पॉइंट एज्यूम किया लाइन L1 पे, और एक Q पॉइंट जो मैं लिख रहा हूँ ये एज्यूम कर रहा हूँ लाइन L2 पर। तो x2 b2 म्यू प्लस y2 और c2 म्यू प्लस z2, ठीक है, और ये किस पे एज्यूम किया है L2 पर। अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, अब ध्यान से समझना, अगर हमने दो पॉइंट दोनों लाइन पे अलग अलग पॉइंट मान लिए, जैसे एक पॉइंट यहाँ मान लिया, एक यहाँ मान लिया, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहेंगी तो ये दोनों इस साइड मूव करेंगे, और मूव करते करते एक ही जगह आ जाएंगे। क्या करेंगे, दोनों पॉइंट एक ही जगह आ जाएंगे। इफ पी एंड क्यू कोइंसाइड करते हैं, क्या करते हैं, कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरा आ जाता है, कोइंसाइड। देन अगर दोनों कोइंसाइड करते हैं तब क्या होगा, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है ये बराबर होगी, ये वैल्यू बराबर होगी। देन कोइंसाइड या अपन कहेंगे इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो दोनों के एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम वैल्यू है तो यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो a1 लैम्डा प्लस x1 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, a2 म्यू प्लस x2। अब देखिए यहाँ पे अगर दोनों लाइन गिवन होगी तो उसमें a1 और x1 तो आपको वेल नोन होंगे, इनकी वैल्यू हमें न्यूमेरिकली पता होगी। लैम्डा एंड म्यू पैरामीटर है, लैम्डा और म्यू क्या है, पैरामीटर जो कि पॉइंट की पोजीशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमारे पास में अननोन कौन होंगे, यहाँ पे लैम्डा एंड म्यू होंगे। अब हम इनको इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो इक्वेशन के फॉर्मेट में जैसे इसको लिखोगे तो आपको कुछ ऐसा लिखेंगे, ये x2 माइनस x1, देखिए मैंने उधर ले लिया x2 माइनस x1, ये आप कैसे भी लिख दो x1 माइनस x2, ठीक है, जो तरीके से लिखते हैं, तो x1 माइनस x2 प्लस a1 लैम्डा माइनस a2 म्यू इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ऐसे हम दूसरी इक्वेशन में y के कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे, तो y के कोऑर्डिनेट जैसे कंपेयर करोगे, और ये आज की इस लेक्चर की सबसे बेसिक बात है कि आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने आने चाहिए फटाफट से। तो y1 और यहाँ से देखेंगे तो b2 म्यू और ये y2, अब यहाँ से लिखोगे तो y1 माइनस y2 प्लस b1 लैम्डा और b2 म्यू इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन, एक तीसरी इक्वेशन पे आएगी। तीसरी इक्वेशन क्या आएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जेड के कोऑर्डिनेट से आएगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्टली इसी के कंपेयर से, z1 माइनस z2 प्लस c1 लैम्डा और c2 म्यू इक्वल टू 0। अब ये तीन इक्वेशन आपके पास में आती है। अब अगली बार सुनना, आप इसके अंदर अननोन कौन है, इसे प्रोसेस में अननोन कौन है, तो आपको भी अननोन है लैम्डा एंड म्यू, और लैम्डा और म्यू दो अननोन है, तो उनको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन ही काफी है। उनको सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन काफी है, दो इक्वेशन ही काफी है। तो आप कोई भी दो एनी टू को सॉल्व करते हो, लेट्स से हमने फर्स्ट टू को सॉल्व किया है, लेकिन मैं कहूंगा एनी टू, कोई भी दो को सॉल्व करते हैं तो उससे क्या मिलेगा, सॉल्व एनी टू एंड गेट लैम्डा एंड म्यू। अगर कोई दो को सॉल्व करते हैं और हमें लैम्डा और म्यू मिल जाते हैं, क्या करते हैं, लैम्डा एंड म्यू मिल जाते हैं, तो वो लैम्डा और म्यू अगर आपकी थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाती है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। हमारे पास में दो टाइप इक्वेशन आएंगे, एक तो होगा कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, और दूसरा होगा कि ये इंटरसेक्टिंग है या नहीं इसको प्रूव करो। तो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ से बेसिकली आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कोई भी दो को सॉल्व कर लेना, उससे आपको लैम्डा और म्यू मिल जाएंगे, क्योंकि दो इक्वेशन दो अननोन काफी होते हैं दो अननोन को निकालने के लिए। तो आप कोई भी दो को सॉल्व करेंगे एंड गेट लैम्डा और म्यू। लैम्डा और म्यू निकालने के बाद में आप इनकी वैल्यू को
बैक यहाँ आके रख लेना। जैसे यहाँ रखेंगे तो मुझे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे और वो पॉइंट ही क्या है, आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो प्रोसीजर समझ में आ गया। दो लाइन दे रखी होगी, पहली वाली लाइन पे एक जनरल पॉइंट एज्यूम करें, दूसरी लाइन पे एक जनरल पॉइंट एज्यूम करें और दोनों को कोइंसाइड करवा दें। जैसे कोइंसाइड करवाएंगे तो आपको 3 इक्वेशन मिलेगी, उनमें से कोई 2 को सॉल्व कर लें और उससे जो आपको लैम्डा और म्यू मिलेंगे तो इसमें लैम्डा की वैल्यू पी में रख लेना, तो उससे आपको एक्जैक्टली पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। अगर आपको प्रूव करना हो कि इंटरसेक्टिंग है या नहीं, तो उस केस में क्या करोगे, जो आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिली है फर्स्ट एनी टू से, तो उसको थर्ड में, रिमेनिंग थर्ड में रख लेना। जैसे रिमेनिंग थर्ड में रखते हो और उसको संतुष्ट सेटिस्फाई कर जाती है, तो उससे आपको प्रूफ भी हो जाएगा कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब यहाँ पे कई बच्चे बोलेंगे सर इसका कोई शॉर्टकट है या नहीं, तो मैं कहूँगा इसका शॉर्टकट तो कोई नहीं है, डायरेक्टली आपको इसी प्रोसेसर से होकर गुजरना पड़ेगा। तो आपको ये बेसिक मेथड पता होना चाहिए कि 3D के अंदर इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखेंगे और उसके थ्रू आपको जो पॉइंट मैंने थियोरेटिकल समझाया है उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। आपके पास में 2 लाइन है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। अब आपको ये लाइन उसके वेक्टर फॉर्म में भी दे सकते हैं और कार्टेशियन फॉर्म में दे सकते हैं। यहाँ पे बाई चांस कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में आ जाए तो भी हमें डरना नहीं, वेक्टर फॉर्म में भी हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। बेसिकली हमको क्या करना है, इस लाइन के ऊपर, दोनों लाइन के ऊपर एक एक पॉइंट एज्यूम कर लेना है। तो हम सॉल्विंग करते समय क्या करेंगे, सबसे पहले इस लाइन के ऊपर एक पी पॉइंट एज्यूम करेंगे। तो पहले इसको प्रॉपर लिखते हैं, x1 y -2/3 और z -3/4 इक्वल टू लैम्डा लेते हैं। जैसे मैं लैम्डा लूंगा तो यहाँ से पॉइंट क्या मिलेगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लैम्डा और +1, फिर अगला आएगा 3 लैम्डा और +2, y के कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लैम्डा और ये -2 हो जाएगा तो +2 हो जाएगा और 4 लैम्डा +3 हो जाएगा। इतनी बात ठीक है। अच्छा, ये हमारी लाइन L1 थी। ऐसे दूसरी लाइन को पकड़ेंगे और उसको म्यू के इक्वल टू रखेंगे, तो y -1/2 और इसको लिखेंगे तो z -0/1 लिखेंगे। ठीक है, प्रॉपर फॉर्म में लिखने का तरीका समझ में आ गया, z -0/μ। अब यहाँ से इसको मैं q नाम दे देता हूँ, तो कितना आएगा 5μ + 4, फिर लिखेंगे तो 2μ + 1 और लास्ट वाला लिखेंगे तो म्यू आ जाएगा। ठीक है, अगर इंटरसेक्टिंग है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर इंटरसेक्शन आपको कंपेयर करना है। इंटरसेक्शन 3 लैम्डा +1 इक्वल टू कितना आएगा, तो 5μ + 4। इसको प्रॉपर लिखेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी 3 लैम्डा -5μ इक्वल टू कितना आएगा 3, जिसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल रहा हूँ। ऐसे y के कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे तो कितना है, देखिए 3 लैम्डा +2 इक्वल टू कितना है 2μ + 1। इसको कंपेयर करूँगा तो 3 लैम्डा -2μ इक्वल टू -1 और ये इक्वेशन सेकेंड यहाँ पे बोलेंगे। ऐसे थर्ड इक्वेशन यहाँ पे बाई चांस बहुत इजी तरीके से बन जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार इतना इजी बने। 4 लैम्डा +3 इक्वल टू म्यू, तो ये आ जाएगा 4 लैम्डा -μ इक्वल टू -3। ये 3 इक्वेशन बन गई। अब आप कोई भी 2 को सॉल्व कर लो, एनी 2 सॉल्व एनी 2। अब कौन सी 2 को सॉल्व करें, तो देखिए लास्ट 2 बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इसको अगर मैं सेकंड को उसको मल्टीप्लाई कर लेता तो मैं लास्ट 2 को मल्टीप्लाई सॉल्व करना चाहूँगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहली इक्वेशन को तो जो सेकंड है उसको तो एज इट इज रखते हैं और सेकंड वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आप देखोगे तो साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गए। यहाँ देखेंगे तो -5 लैम्डा और इधर देखेंगे तो 5, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 निकल के आ रही है। ठीक है, अभी लैम्डा की वैल्यू -1 निकल के आई, उसको यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, जैसे लैम्डा की वैल्यू -1 उसको आप किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके सामने क्या निकल के आएगा, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो कितना आ रहा है, देखिए जैसे मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में क्या आ जाएगा, बताओ क्या आएगा, तो ये -3 + 1, भाई लैम्डा किसी का -1 रखा तो -3 + 1 -3 + 2 और -4 + 3,
जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 2, माइनस का 1 और माइनस का 1 निकल के आ रहा है। तो ये आंसर हमारा हो गया -2, -1, -1। ठीक है। अगर यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन के अंदर थोड़ा सा करेक्शन होगा क्योंकि कुछ ऐसा था, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब लेमडा से हमने वैल्यू निकाली है, अभी म्यू को भी चेक कर लेते हैं बाई चांस कि म्यू से भी कुछ काम आ रहा है नहीं आ रहा है। तो लेमडा की वैल्यू -1 है। अब लेमडा की वैल्यू -1 यहाँ रखोगे, 4 लेमडा माइनस माइनस प्लस, एक मिनट, ठीक है, लेमडा की -1 यहाँ पर पुट करता हूँ, मुझे म्यू चाहिए, तो 4 माइनस म्यू -3, ठीक है। तो ये उधर जाएगा तो माइनस म्यू इक्वल टू 1, तो म्यू की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, -1 निकल के आएगी। और ये यहाँ अगर रख दो इस जगह पे, तो अब रख के चेक करो कितना आएगा, यहाँ से -1 आ जाएगा, इधर से -1 और इधर से भी -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ गलती हमसे हो रही है क्या, चेक करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक से कैसे तो -1 आ रहा है, म्यू की वैल्यू -1। लेट मी, चलिए यहाँ से देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लें, ये 2 है, ठीक है, x -1/2 y -2/3। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको दोनों लाइन के ऊपर एक रैंडम पॉइंट लेना होगा। तो पॉइंट लेते समय क्या करेंगे, इसको मैं लैम्डा के इक्वल रख लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से पी पॉइंट लिखने की कोशिश करते हैं। तो पी पॉइंट लिखेंगे कितना आएगा, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2 और 4 लैम्डा प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे जो सेकंड लाइन है L2, इसके ऊपर भी पॉइंट एज्यूम कर दें, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, म्यू के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, z-0/1 इक्वल टू म्यू, ये आपका 2 है। अब यहाँ से आप पॉइंट एज्यूम करोगे तो कितना बन जाएगा, 5 म्यू प्लस 4, 2 म्यू प्लस 1 और ये म्यू। इस तरह से हमें दोनों लाइन के ऊपर एक एक पॉइंट एज्यूम कर लेना है। अब इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे, इन पॉइंट को कंपेयर करेंगे फॉर इंटरसेक्शन। जब कंपेयर करेंगे तो 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू कितना बनेगा, 5 म्यू प्लस 4। इसको आप एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे तो 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन फर्स्ट यहाँ बन जाएगी। ऐसे ही मैं दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनाऊंगा, तो 3 लैम्डा प्लस 2, तो 2 म्यू प्लस 1, इसको लिखोगे तो 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल टू -1, और ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। ऐसे में जेड के कोऑर्डिनेट को कंपेयर करूंगा तो 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू म्यू, और ये यहाँ से इक्वेशन का फॉर्म बना के देगी मुझे 4 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू -3। अब क्या करेंगे, सॉल्व NA2, कोई भी सॉल्व करो दो को, और उससे आपको लैम्डा और म्यू फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो कोई भी दो को सॉल्व करेंगे तो कौन से दो को सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट के दो थोड़े से इजी पड़ेंगे, उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो लास्ट के दो को सॉल्व करना है तो मैं म्यू के कोएफिशिएंट को इक्वल करना चाहूँगा। यहाँ पे इसको एज इट इज रख लिया। सेकंड वाली जो थर्ड इक्वेशन है 4 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू -3, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि म्यू के कोएफिशिएंट एक जैसे हो जाए। तो कितना हो जाएगा, -6। इनको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे माइनस, इधर से प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस का 5 लैम्डा इक्वल टू 5। तो यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -1 मिल जाएगी। कितना आ गया, लैम्डा की वैल्यू -1। अब लैम्डा की वैल्यू -1 है तो यहाँ पटक दो उसको, तो ये माइनस का 4 माइनस म्यू इक्वल टू -3, और इसको सॉल्व करेंगे तो आप म्यू की वैल्यू देखोगे तो ये -1 निकल के आ जाएगी। कितनी आ गई, -1। लैम्डा भी आ गया है, म्यू भी आ गया है। अब देखिए हमने किसको सॉल्व किया था, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को, तो क्या ये फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, नहीं कर रही। अगर कर रही है तभी ये इंटरसेक्ट करेगी और उससे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। तो बाई चांस यहाँ पे लिखा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो उन्होंने ऐसा आपको डेटा दिया है जिसमें ये इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो हम चेक करते हैं पहले, तो इन दोनों को यहाँ रखेंगे। अगर मैं लैम्डा और म्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूँ तो देखिए क्या इस तरह बनती है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा आपको, 2 -1 फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 2 -1 5 और -1 इक्वल टू देखेंगे तो ये 3,
इसको भी सॉल्व करेंगे तो 3 आ रहा है, राइट साइड में भी 3 है, तो ये सेटिस्फाई हो रही है। अगर सेटिस्फाई हो रही है तो लाइन इंटरसेक्टिंग है। अब इंटरसेक्टिंग है तो अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो इसका तरीका होता है कि आप लैम्डा की वैल्यू या म्यू की वैल्यू जो चाहे वो रख दो, क्योंकि ये दोनों कोइंसाइड ही करवा दिया हमने, दोनों से एक ही वैल्यू निकल के आने वाली है, तो इसको यहाँ रख लेते हैं। तो पी की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा की जगह -1 पुट करो, तो -2 + 1 -3 + 2 -4 + 3, और इसको आप देखोगे तो ये -1 -1 और -1 निकल के आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो ये तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी दो लाइन का इंटरसेक्शन या इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। उम्मीद है आपको मेथड समझ में आ गया होगा कि क्या तरीका रहता है जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना होता है। ठीक है, तो आप 3 इक्वेशन बनाते हो, इसमें से कोई भी 2 जो इजी लगे उनको सॉल्व करना होता है बेसिकली। अब इसी के एप्लीकेशन के तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट, यानी किसी एक पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने ऑन द लाइन। तो हमारे पास में कोई भी लाइन है, ठीक है, जैसे ये लाइन है। आपको अगर 2D के बारे में याद है तो 2D के अंदर भी हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सीखा था और उसका एक शॉर्टकट भी आपको याद दिलवाया था। वैसे ही शॉर्टकट हमें प्लेन के अंदर फुट ऑफ परपेंडिकुलर में देखने को मिलेगा, बट लाइन के अंदर आपको एक मेथड पता होना चाहिए कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली आपके पास में कोई पॉइंट होता है पी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 लिखते हैं। इसको मैं स्टेप में आपको लिस्ट आउट कर दूंगा कि क्या तरीके से रहेगा। तो इस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब, यहाँ से अगर आप डायरेक्टली नीचे देखें परपेंडिकुलरली तो ये पॉइंट आपको कहीं यहाँ दिखेगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं बच्चों? फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं, जो कि लाइन के ऊपर होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये लाइन की इक्वेशन आपको हमेशा गिवन होगी, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b और z - z1 अपॉन c। ये लाइन की इक्वेशन आपको गिवन होगी। तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। 2D के अंदर आपको उसका शॉर्टकट निकलवाया था, लेकिन शॉर्टकट का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि वो शॉर्टकट निकला कैसे था। वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। अब थोड़ी सी 11th क्लास की बात है तो हो सकता है आपको याद नहीं हो, लेकिन अभी मैं आपको जो बात बोलने वाला हूँ उससे आप अच्छे से समझ जाओगे। अब बताओ मुझे इस लाइन की डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है? तो आप कहोगे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन रेशियो देते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है? तो आप कहोगे ए बी और सी है। अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो बी वेक्टर को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ए आई बी जे और सी के। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर लाइन एल, ये जो एल लाइन है, ये जो लाइन जिसको बोल रहे हैं, इसकी डायरेक्शन क्या है? तो आप कहोगे ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, या मैं कहूँगी ए बी सी, जिसके डायरेक्शन रेशियो है वो लाइन है। अब यहाँ पे मैंने पी पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसको डिनोट किया है? पी डैश को किया है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर पी डैश को डिनोट करवा रहे हैं। तो मुझे बेसिकली यहाँ पे ये एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करनी है। तो मैं सबसे पहले इसका तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले क्या करूंगा, इस पी पॉइंट को एज्यूम करूंगा। क्या करूंगा? पी पॉइंट को एज्यूम करूंगा पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो आपको पता है पैरामेट्रिक फॉर्म में हम पॉइंट को एज्यूम करना जानते हैं, ए लैम्डा प्लस x1, बी लैम्डा प्लस y1 और सी लैम्डा प्लस z1 एज्यूम कर सकते हैं। जैसे मैं एज्यूम करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे p और p डैश के कोऑर्डिनेट पता है। जैसे मैंने p पॉइंट एज्यूम कर लिया, p डैश पॉइंट, तो मुझे, क्योंकि p पॉइंट तो वेल नोन होगा क्योंकि उसका आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर रहे हो। अब इसमें जो p डैश पॉइंट है इसमें अननोन क्या है? तो आपको लैम्डा अननोन है। तो आपको कैसे भी करके लैम्डा मिल जाए तो आपका काम हो गया। मतलब मेरा मकसद क्या है, अगर मुझे कैसे भी करके लैम्डा की वैल्यू पता लग जाए, क्योंकि ए और x1, बी और y1, सी एंड z1 ये तो मुझे ऑलरेडी पता ही है, तो लैम्डा ही तो अननोन है, तो लैम्डा कैसे फाइंड आउट किया जाए? तो इसके लिए इक्वेशन जनरेट करेंगे यहाँ से, कैसे? वेक्टर फॉर्म में। तो देखिए आप p और p डैश, किसको? p और p डैश की बात करें तो ये परपेंडिकुलर है लाइन के, है या नहीं बताओ? इतना समझ में आ रहा है? p p डैश ये परपेंडिकुलर है लाइन के, हैं? तो मुझे यहाँ से अगर परपेंडिकुलर की कंडीशन लगानी पड़ेगी एक वेक्टर फॉर्मेट में तो मैं लगा सकता हूँ, और वैसे परपेंडिकुलर की कंडीशन जैसे लगाऊंगा तो मेरे पास में एक इक्वेशन का फॉर्म बन जाएगा। अब क्या बनेगा बताओ? तो पी पी डैश को अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी पी डैश इनटू
डायरेक्शन रेशियो, अब इनटू कैसे करना है, करस्पॉन्डिंग में इस मल्टीप्लाइंग डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन की बात करेंगे तो ये कितना होगा, 0 होगा, नहीं होगा। डायरेक्शन रेशियो, दो परपेंडिकुलर की कंडीशन आती है तो इस कंडीशन में क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ऐसे कोई परपेंडिकुलर कंडीशन बनती है तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो मुझे डायरेक्शन रेशियो पीपी डैश के लिखने हैं, डायरेक्शन रेशियो लाइन के लिखने हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट को 0 के इक्वल टू कर देना है। अब देखिए यहाँ से पीपी डैश का डायरेक्शन रेशियो लिखूंगा तो मुझे अच्छे से लिखने में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखें, यहाँ पे जो x1 y1 और z1 लिए तो वो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि ये अलग हो, तो मुझे ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इन पॉइंट को मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, ठीक है, कुछ और नाम दे देते हैं जिससे कंफ्यूजन कतई बिल्कुल अपने को, तो अल्फा बीटा गामा नाम दे देते हैं। अब कंफ्यूजन की स्थिति कभी नहीं बनेगी, जो पॉइंट के आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं उसको लेट से मैंने अल्फा बीटा गामा बोल दिया है। अब मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने हैं लाइन के ऊपर, तो लाइन के ऊपर ये जो पी डैश है वो मैंने पॉइंट एज्यूम किया है, पी डैश लाइन के ऊपर एज्यूम किया है तो हमको पैरामेट्रिक फॉर्म में एज्यूम करना पड़ेगा, तो वो आपको एज्यूम करना भी समझ में आ गया। अब यहाँ से अगर लिखना चाहें पीपी डैश के डायरेक्शन रेशियो तो कैसे लिखेंगे, x2 माइनस x1, तो ए लैम्डा प्लस x1 माइनस एल्फा लिखेंगे, ठीक है, ए लैम्डा प्लस x1 माइनस एल्फा और उसके साथ मल्टीप्लाई किसको करेंगे, लाइन का डायरेक्शन रेशियो, लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना है, ए है तो इंटू ए प्लस यहाँ देखेंगे तो बी लैम्डा प्लस y1 माइनस बीटा इंटू पी और आगे देखेंगे तो सी लैम्डा प्लस z1 माइनस गामा इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। अच्छा इसके साथ में ये मल्टीप्लाई कौन होगा, यहाँ पे सी मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 0 कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, लैम्डा मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, लैम्डा, और लैम्डा मिल गया इसका मतलब मुझे पी डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए और वही आपको पता करने थे इस क्वेश्चन या इस प्रोसेस के अंदर। तो अगर हम इस पूरे को एक समराइज फॉर्म में लिखना चाहें तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, तो आप कहोगे सबसे पहले सर इस लाइन के ऊपर एक पी पॉइंट एज्यूम कर लेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिसे लाइन के अलोंग मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने, बच्चों ये वाला स्टेप हमको इमेज निकालते समय भी काम में लेना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इसको अगर देखें तो सबसे पहले हमने एक पॉइंट एज्यूम कर लिया, उस पॉइंट का नाम पी डैश दे दिया, तो वो पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट लेना है। अब पी डैश नाम देने के बाद में जिस पॉइंट का आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है उसको और पैरामेट्रिक पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, वो लाइन के डायरेक्शन रेशियो लिख लो, पी डैश के डायरेक्शन रेशियो लिखो, उस डायरेक्शन रेशियो को लाइन के डायरेक्शन रेशियो के साथ में डॉट प्रोडक्ट ले लो और उससे आपको लैम्डा मिल जाएगा। जैसे लैम्डा मिल जाता है तो आप उस पॉइंट या लैम्डा की वैल्यू को पैरामेट्रिक पॉइंट में रखोगे तो वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अगर मैं यहाँ पे लिस्ट आउट करना चाहूँ तो सबसे पहले पैरामेट्रिक पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है, यानी पी डैश लिख लेंगे और डायरेक्शन रेशियो तो लाइन के आपको गिवन ही होंगे, तो सबसे पैरामेट्रिक पॉइंट लिख लिया पी और लाइन के डायरेक्शन रेशियो ढूंढ लिया हमने ABC जो होते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, जो आपकी कार्टेशियन फॉर्म होती है उसके डिवाइड में, वो लिखने के बाद में आपको बेसिकली क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। पर डॉट प्रोडक्ट किसका लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है आपको पी डैश का, किसके साथ में, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, ठीक है, और इक्वल टू 0 कर लेना है। तो जैसे मैं 0 के इक्वल टू करूंगा तो यहाँ से मुझे लैम्डा मिलेगी और वो लैम्डा की वैल्यू को मुझे क्या कहाँ रखना है, लैम्डा की वैल्यू को पलट के रखना है पी डैश में, क्या रखना है, पलट के पी डैश के अंदर रख लेना है। तो इस प्रोसेस से मुझे क्या मिल जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा किसी भी पॉइंट का ऑन द लाइन, किसी भी लाइन के ऊपर, और आपको जिसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको गिवन ही होगी, जिसको अपन पी बोल रहे हैं, यानी अल्फा बीटा गामा आपको गिवन हो गई, ठीक है। हमने लिख लिया पी डैश के कोऑर्डिनेट, फिर पी इंटू पी डैश के डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे और लाइन के डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल टू कर देंगे। अब देखो ये पॉइंट थोड़ा सा माइंड में रखना और फिर मैं कोई क्वेश्चन वगैरह आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होगी, ऐसा बोल दिया कि किसी भी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालनी है, तो अगर आपको ध्यान हो तो 2D के अंदर आपको लाइन का इक्वेशन ऐसा दे रहा होता और एक कोई पॉइंट लेते थे अपन x1 y1, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस लिखने का तरीका हमारे पास में हुआ करता था ax1 by1 प्लस सी अंडर रूट में a स्क्वायर और b स्क्वायर लिख के हम डिस्टेंस लिख लेते थे। कुछ याद आया, तो वहां तो डिस्टेंस का फॉर्मूला था, बट यहाँ पे 3D के अंदर
फिर मैं कहूँगा किसी भी पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का हमारे पास में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो उसका मेथड क्या होना चाहिए, उसका मेथड क्या होना चाहिए। तो बच्चों इसके लिए आप क्या करोगे, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है किसी भी पॉइंट की फ्रॉम द लाइन। तो मान के चलो मुझे ये पी पॉइंट है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है लाइन से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का मतलब आपको पी से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। लेट से मैंने इसका नाम दे दिया क्यू, तो मुझे पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। कहने का मतलब क्या करना है, पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्यू क्या है बताओ, अगर मैं देखना चाहूंगा तो क्यू क्या है, यही तो आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, यही तो आपका क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होगी, तो भी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना ही पड़ेगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल जाएगा तो आप बेसिकली पी क्यू की वैल्यू निकाल दो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या करोगे आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब आपको पी क्यू चाहिए, और पी क्यू का मतलब आपको क्यू पॉइंट चाहिए, और क्यू पॉइंट निकालना है। तो क्यू क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो हम फिर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कॉन्सेप्ट पे आ गए। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का तरीका क्या रहेगा, तो मैं फिर आपको पिछले वाला स्टेप एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि पी पॉइंट तो आपको गिवन है, क्यू पॉइंट को पैरामेट्रिक फॉर्म में एज्यूम कर लो, फिर पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो लिखो, उस डायरेक्शन रेशियो को लाइन के डायरेक्शन रेशियो के साथ में डॉट कर दो, और यहाँ से लेमडा निकालो। लेमडा निकालोगे तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए तो पी क्यू की डिस्टेंस तो आप निकाल सकते हो डिस्टेंस फार्मूला से। भाई दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालने का फार्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट से आपके पास में क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ जाएगी। तो आपको कोई क्वेश्चन के अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि सबसे पहले मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने पड़ेंगे, मेरे पास में कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है ऐसा, ठीक है। तो कर सकते हैं ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको ध्यान हो तो हमने किसी भी पॉइंट की लाइन के अलोंग इमेज भी निकाली थी 2D के अंदर, इमेज का कॉन्सेप्ट भी हमने सीखा था। अब यहाँ पे इमेज की बात करेंगे तो ये पी पॉइंट है, तो इसकी इमेज कहीं यहाँ बनेगी जिसको मैं बोलता हूँ पी डैश। तो एल्फा डैश, बीटा डैश और गामा डैश नाम दे दिया। तो किसी भी पॉइंट की इमेज निकालनी हो तो उसके अंदर भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट काम में आता है। कैसे, अगर पी पॉइंट की इमेज पी डैश है तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा, अगर मिड पॉइंट की बात करें तो ये क्यू ही तो होगा। पी और पी डैश का मिड पॉइंट कौन होगा, क्यू होगा। तो मिड पॉइंट कौन है यहाँ पे, और ये मिड पॉइंट की बात करें तो ये तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, फुट परपेंडिकुलर फुट है। तो अगर मुझे क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाए, क्या आ जाए, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाए, तो मैं मिड पॉइंट के फॉर्मूले की मदद से पी डैश के कोऑर्डिनेट तो निकाल सकता हूँ। कैसे, आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए कि लेट से मान के चलो हमने ये कोई पॉइंट क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले, और ये एक्स वाई और जेड आ गए। क्या आ गए भाई, एक्स वाई और जेड आ गए। तो आप बताओ एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी। अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैं एल्फा प्लस एल्फा डैश, एल्फा प्लस एल्फा डैश बाई 2 करूँगा तो वो एक्स होगा, बीटा प्लस बीटा डैश बाई 2 करूँगा तो यही वाई होगा, और गामा प्लस गामा डैश बाई 2 करूँगा तो ये जेड की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे चाहिए क्या, यहाँ से मुझे अल्फा डैश, बीटा डैश और गामा डैश चाहिए। इसका मतलब ये कि मेरे पास में एक्स वाई जेड ऑलरेडी होंगे, और मैं कहूँगा होंगे और नहीं होंगे तो निकाल सकता हूँ, क्योंकि एक्स वाई जेड क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही तो है, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने पिछले दो कंसेप्ट में ये डिस्कस किए थे। तो यहाँ से आपको अल्फा डैश तक पहुँचना है, तो अल्फा डैश की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 2x माइनस अल्फा। बीटा डैश की वैल्यू निकालेंगे तो 2y माइनस बीटा, और गामा डैश की बात करेंगे तो 2z माइनस गामा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इमेज भी निकालनी हो तो भी क्या करोगे, सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालोगे, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के बाद में इमेज के कोऑर्डिनेट को एज्यूम कर लेना, और फिर मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट की मदद से आपको पी डैश की वैल्यू लिखने में आ जाएगी, पी डैश के कोऑर्डिनेट लिखने में आ जाएगी। तो आपको मैंने अभी जितनी बात समझाई है उसके अंदर फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर हमें निकालना आ जाता है तो हम इमेज भी निकाल सकते हैं, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, और इमेज निकालने के लिए हमें मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे बता रखा है। अब और क्लियरिटी के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और उस एग्जाम्पल के अंदर मैं फोटो परपेंडिकुलर, इमेज और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तीनों ही निकाल के आपको दिखा देता हूँ, तो आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा कि हमें क्या स्टेप फॉलो करने होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो डिस्टेंस दे दी जाए तो हमें बेसिकली शुरुआत में फोटो परपेंडिकुलर निकालना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली इमेज पूछा है आपसे,
तो कोई भी दिक्कत नहीं, इमेज पूछा है तो भी मुझे शुरुआत में तो क्या निकालना पड़ेगा, फोटो परपेंडिकुलर तो निकालना ही पड़ेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम डायग्रामेटिकली यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये लेट से लाइन है, आपको एक फिगर रफली बना के रखना है जिससे क्या हो ये आइडिया लग जाए। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे, अच्छा इस पॉइंट को हम पी बोलते हैं, जिस कितना देर का है 163। अच्छा इसका इमेज निकालना है, तो इमेज का यहाँ बन रहा होगा पी डैश। ठीक है, और ये अल्फा बीटा और गामा नाम दे दिया मैंने। ठीक है, ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो आपको इमेज निकालते समय याद रखना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। अच्छा ये पॉइंट क्यू है, कोई बताएगा इस लाइन की डायरेक्शन क्या है, जो आपको लाइन के अलोंग इमेज निकालना है उसकी डायरेक्शन क्या है, तो आपको भी डायरेक्शन है 1 2 और 3, कोई दिक्कत। अच्छा ये क्यू पॉइंट एज्यूम करना है, तो क्यू पॉइंट बताओ कैसे निकालते हैं। क्यू पॉइंट अगर एज्यूम करना हो तो उसको क्या करते हैं, लैम्डा के इक्वल टू रखते हैं, और यहाँ से लिखेंगे तो कितना होगा लैम्डा, देखो क्यू पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 2, ये पी पॉइंट सॉरी क्यू पॉइंट मैंने एज्यूम कर लिया। इतना एज्यूम करने के बाद में क्या स्टेप बताया था, आपका पहला स्टेप पूरा हो गया कि आपने क्यू पॉइंट को एज्यूम कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, कैलकुलेशन करते समय डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसके, पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे। कैसे लिखते हैं, तो आपको भी डायरेक्शन रेशियो लिखने का मतलब होता है x2 माइनस x1, तो लैम्डा माइनस 1 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 1 है और ये 6 है, कितना है 6 है, तो 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6 करेंगे तो 2 लैम्डा माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ से देखेंगे तो 3 लैम्डा माइनस 1 हो जाएगा। ये डायरेक्शन रेशियो आ गई पी क्यू की, किसी को कोई दिक्कत समझने में। अच्छा डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, डायरेक्शन ऑफ लाइन कितने, तो आपको भी 1 2 और 3 है, इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, लैम्डा 1 के साथ में लैम्डा माइनस 1, 2 के साथ में 2 लैम्डा माइनस 5 और 3 के साथ में 3 लैम्डा माइनस 1 और इक्वल टू कितना कर देंगे 0 कर देंगे। यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो लैम्डा माइनस 1 4 लैम्डा माइनस 10 और 9 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप देखो कितना हो गया, 9 4 13 यानी 14 लैम्डा हो गया, और यहाँ पे कांस्टेंट देखेंगे तो 10 3 13 और 14 ही हो रहा है, और ये इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से आपके पास में लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू 1। मैंने आपको थ्योरी में भी बोला है और इस क्वेश्चन के अंदर भी सॉल्व करते समय हमने ये चीज देखी है कि मुझे सबसे पहले क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने और उसके लिए लैम्डा निकालना पड़ेगा। अब लैम्डा निकालने का प्रोसीजर क्या है कि आपको पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो लेना है और लाइन का डायरेक्शन रेशियो उसका डॉट 0 कर देना। डॉट 0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है जिन दो के बीच में परपेंडिकुलर या 90 डिग्री का एंगल सबटेंड हो रहा होता है। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो आप बताओ आपके पास में क्यू पॉइंट जिसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना देगा 1, और ये 3 और ये 5 हो जाएगा, और इसी को क्या बोलेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब आपसे ऐसा भी पूछ सकते थे कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बाद में पी क्यू की डिस्टेंस पूछ लेते, तो आप क्या करते पी क्यू की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते, क्यू के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, पी आपको ऑलरेडी गिवन है, लेकिन मुझे तो इमेज निकालनी, क्या निकालनी इमेज, तो मैं यहाँ से कैलकुलेशन इमेज के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर इमेज, अब इमेज की कैलकुलेशन के लिए देखिए आप देखोगे तो आपके पास में अल्फा प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू कितना होगा क्यू के कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट, तो क्यू के कोऑर्डिनेट में एक्स क्या है लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, कोई दिक्कत। ऐसे वाई के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो बीटा प्लस 6 बाई 2 इक्वल टू कितना है, क्यू के अंदर वाई का कोऑर्डिनेट 3 है तो इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे तो ये बीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, राइट। अब ऐसे ही लिखेंगे तो गामा प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू 5, और यहाँ से देखेंगे तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 7। अब इन तीनों से आप लिखोगे तो आपको पी डैश जिसको अपन बोलते हैं इमेज क्या मिल रहा है 1 0 और 7, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए के अंदर नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका इमेज वाला कॉन्सेप्ट समझ में यह क्वेश्चन हो गया जिसके अंदर हमें किसी पॉइंट की लाइन के अलोंग इमेज निकालनी होती है। तो यहाँ पे लाइन एज ए मिरर की तरह काम करती है, किस तरह काम करती है मिरर की तरह, लेकिन
इसके लिए भी जरूरत थी क्या है, सबसे पहले आपको निकालना क्या पड़ा है, तो सबसे पहले निकालना पड़ा है हमको यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर ये। अच्छा, ये JEE 2019 का क्वेश्चन है और इसमें भी आपको लगभग यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। देखिए, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, यानी इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है, तो आपको पॉइंट के अंदर बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है, आपको गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चलना है। मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली अगर सोचना स्टार्ट करूँ तो ये लाइन है और ये कोई पॉइंट है जिसको P बोल देते हैं, बीटा 0 और बीटा। ठीक है, अब यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डला होगा तो इसको मैं Q पॉइंट ले लेता हूँ। तो पहला मुझे काम क्या करना है, Q पॉइंट लिख लेना है। तो देखिए x माइनस 0 अपॉन 1, y माइनस 1 अपॉन 0 और z प्लस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल मैं लैम्डा लेता हूँ। तो यहाँ से मुझे Q पॉइंट लिखना आना चाहिए। कैसे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा, और इधर से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 लैम्डा 0 यानी 1 आ जाएगा, और आगे देखेंगे तो माइनस लैम्डा माइनस 1। ये Q पॉइंट समझ में आ गया। चलिए मैं यहाँ पे Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फिट कर लेता हूँ, लैम्डा 1 और माइनस 1 माइनस लैम्डा। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है लाइन की, तो डायरेक्शन है आपकी 1 0 और माइनस 1। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से लैम्डा की, या ऐसे कहूँगी PQ का डायरेक्शन रेशियो और लाइन का डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट हो, यहाँ पे लिख दे, डॉट प्रोडक्ट हो PQ एंड लाइन इक्वल टू कितना होता है, 0। तो PQ का डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अपन, लैम्डा माइनस 1, सॉरी लैम्डा माइनस बीटा। क्या लिखेंगे, यहाँ से मैं कहूँ DR ऑफ PQ, बताओ कितना होगा DR ऑफ PQ। DR ऑफ PQ लिखेंगे तो ये लैम्डा माइनस बीटा 1 1 माइनस 0 1 और माइनस लैम्डा माइनस 1 बीटा, तो माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस बीटा। ये आपके PQ के DR आ गए। लाइन के DR आपको पता ही, लाइन के DR कितने, DR ऑफ लाइन कितने 1 0 और माइनस 1 है। ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से कलेक्ट कर ली थी। ये तो हम करते हैं, PQ के DR और लाइन के DR का डॉट करना है, तो यहाँ पे डॉट वाला काम करेंगे। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एक कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखते हैं आगे, इनका डॉट करना है PQ और लाइन के डॉट, तो लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा माइनस बीटा। ठीक है, फिर देखेंगे तो 0 और 1 है, फिर देखेंगे तो माइनस 1 और इधर से माइनस 1 माइनस लैम्डा माइनस बीटा इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक रिलेशन मिलेगा लैम्डा और बीटा में, तो कितना आ रहा है, लैम्डा माइनस बीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लैम्डा प्लस 1 प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि 2 लैम्डा, ठीक है, 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो चुका है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/2 आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई गलती तो यहाँ तक नहीं है, क्योंकि हमने ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, कैलकुलेशन हमने चेक कर ली। लैम्डा की वैल्यू माइनस 1/2 आ चुकी है। अब लैम्डा की वैल्यू माइनस 1/2 आ चुकी है, तो आप बताओ मुझे Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिखने चाहिए। तो आप कहोगे माइनस 1/2 1 और माइनस 1/2 यहाँ रखेंगे, तो ये प्लस 1/2 माइनस 1, तो ये भी माइनस 1/2 आ गया। Q के कोऑर्डिनेट हमें एग्जैक्टली मिल चुके PQ के। अब और क्या गिवन है, और गिवन है, क्या गिवन है कि PQ की जो लेंथ है वो √3/2 है। PQ की लेंथ कितनी है, √3/2 है। तो आप PQ की लेंथ अपने तरफ से निकालने की कोशिश करोगे, तो P के पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये, और ये कोऑर्डिनेट हमारे पास में आ चुके हैं भाई, मैं लिख देता हूँ -1/2 -1 और -1/2। तो यहाँ से लिखेंगे तो कितना होगा, अंडर रूट के अंदर कितना आएगा, बीटा और माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, बीटा प्लस 1/2। फिर देखेंगे तो 0 - 1 तो 1, फिर देखेंगे तो ये बीटा माइनस यानी बीटा प्लस 1/2 का स्क्वायर। मुझे लगता है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। और इक्वल टू कितना है, इक्वल टू आपका √3/2। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1/4 प्लस 1, यहाँ से भी इतना होगा, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1/4 इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब आप देखो तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है, 2 बीटा स्क्वायर 2 बीटा।
अच्छा 1/4 और 1/4, 1/2, 1/2 इधर जाएगा, 3/2 में से 1/2 गया तो 1 और 1 0, तो यहाँ से 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी 3/2, हाँ ठीक है, तो बीटा की वैल्यू एक तो आ जाएगी 0 और -1 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। 2 बीटा कॉमन लेंगे, बीटा की वैल्यू 0 है -1। अब बीटा की वैल्यू 0 मना कर रखा है, ठीक है, यहाँ से बीटा की वैल्यू 0 मना कर रखी है, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगी, तो केवल ये -1 ही यहाँ पे अलाउड रहेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन पूछने वाले थोड़ा सा बदल के पूछ सकते हैं, लेकिन हमेशा मेन कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए कि उसको कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसी बेस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं जो जेई एडवांस का है, ठीक है। जेई एडवांस का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको कुछ ऐसा ही इंफॉर्मेशन दे रखा है। अब देखो क्या है, इफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन पासिंग थ्रू, यहाँ से पास हो रही है, इज ये डायग्रामेटिकली आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और फाइनली आपको अल्फा पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, अल्फा पूछ रहे हैं। तो देखिए ये पॉइंट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, यानी ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 0 और 3। और क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे देखेंगे तो और दे रखा है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन पासिंग थ्रू। अच्छा लाइन कहाँ से पास हो रही है, अल्फा 7,1 यहाँ से पास हो रही है, तो ये जहाँ से पास हो रही है इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, तो ये अल्फा 7,1 और फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, जिसको अपन क्यू बोलते हैं, ये आपको दे रखा है 5/3, 7/3 और 17/3, इतना दे रखा है। अब आपको इसमें अल्फा फाइंड आउट करना है, तो बहुत ही ईजी तरीके से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक वेक्टर की नज़र से देखना है, आपको पी क्यू वेक्टर दिख रहा है और ए क्यू वेक्टर दिख रहा है, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर इतना आप कम कर लोगे तो बहुत आसानी से आपको एक कंडीशन मिल जाएगी इसके अंदर केवल अल्फा ही अननोन होगा। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि मेरा पी क्यू वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, ए क्यू के। ये तो इन्फॉर्मेशन थी जो क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं डायग्रामेटिकली जैसे प्रेजेंट किया तो मुझे बहुत आसानी से नजर आने लग गया कि पी क्यू और ए क्यू तो परपेंडिकुलर है। तो पी क्यू वेक्टर लिख के बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ से पी क्यू वेक्टर लिखना चाहता हूँ तो पी क्यू वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5/3 -1 आई प्लस 7/3 -0 ए जे और 17/3 -3 और ये के कैप हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2/3 ये आई कैप, 7/3 यहाँ पे जे और ये 9 और 17 है तो 8/3 और के कैप, ये आपका पी क्यू वेक्टर आ गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ऐसे में ए क्यू वेक्टर लिखूंगा, तो ए क्यू वेक्टर लिखेंगे तो क्या होगा, आपको क्यू में से ए सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5/3 माइनस अल्फा, ये आई कैप हो जाएगा। फिर आगे कितना है, 7/3 -7 और उसके साथ में जे कैप और 17/3 -1 और उसके साथ में के कैप। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो 5/3 माइनस अल्फा तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, ये देखेंगे तो कितना होगा 21 में से गया तो माइनस का 14/3 जे कैप और ये 14/3 के कैप। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इतना समझ में आ गया। इसके अंदर और कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बस परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट लगा देना। आपको लग रहा होगा कि वेक्टर 3D का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके अंदर बेसिक वेक्टर लगेगा। तो पी क्यू वेक्टर डॉट ए क्यू, ये कितना होगा 0, क्यों होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो 2/3 आई, 7/3 जे और 8/3 के कैप का डॉट लेंगे किसके साथ में, इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई करिए तो 2/3 किसके साथ जाएगा, 5/3 माइनस अल्फा के साथ में, राइट। अब 7/3 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 14/3 और 8/3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 14/3, राइट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 माइनस 3 अल्फा, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे तो 14 × 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा
14 इंटू 7 और ये 8 इंटू 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 10 हो रहा है, इधर से 6 अल्फा और यहाँ से प्लस का 14 बच जाएगा क्योंकि 14 इंटू 7 है और यहाँ पे 14 इंटू 8 है। ठीक है, अब आप देखोगे तो 24 इक्वल टू 6 अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 निकल के आ रही है। अल्फा की वैल्यू 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे। तो इस क्लास के अंदर हमने क्या देखा कि अगर मुझे फोटो परपेंडिकुलर निकालने, इमेज निकालनी है या कोई भी लाइन दे रखी है उनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने, तो सबसे पहले शुरुआत में आपको एक पैरामेट्रिक पॉइंट लेना पड़ेगा। जैसे मैं पैरामेट्रिक पॉइंट लेता हूँ तो पैरामेट्रिक पॉइंट लेने के बाद में इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए पॉइंट को कंपेयर करना है और फोटो परपेंडिकुलर निकालने के लिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज में लेते हैं। कैसे लेते हैं, जो लाइन है जिसको अपन बोलते हैं पी क्यू या पी पी डैश, उसका डॉट प्रोडक्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो के साथ में 0 करना होता है। वहां से अननोन पैरामीटर लैम्डा मिलता है और लैम्डा मिलने का मतलब आपको फोटो परपेंडिकुलर मिल जाएगा। फोटो परपेंडिकुलर मिलने के बाद हम इमेज निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको उम्मीद है सारी बातें अच्छे समझ में आ गई होगी। आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लगा लेना आपके पास में जो प्रैक्टिस बुक है उसमें से, और उसके आगे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीखेंगे दो लाइन के बीच की। तो नेक्स्ट लेसन तक आपको यहाँ तक की बातें अच्छे से प्रैक्टिस करके ही आगे बढ़ना है। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू, बाय बाय।